आप सभी का लर्न फायर पे। आज हम लोगों को रिमोटनेस ऑफ डैमेज नाम के टॉपिक को समझना है। अच्छा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज शब्द से क्या समझ में आ रहा है कि जो डैमेज हुआ उसका जो कॉज था वो कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट या कितना ज्यादा रिमोट था, इसका हम लोगों को डिफाइन करना जरूरी है। क्यों? अच्छा देखो, जब कोई टॉर्ट कमिट होता है तो क्या होता है, किसी डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे किसी भी एक्ट जो कमिट हुआ है कि वो जो डैमेज हुआ उसके थ्रू उसका कॉज जिसने वो एक्ट किया वही था या कुछ और। समझाता हूं। देखो, अगर मैं साइकिल से जा रहा हूं, मैंने किसी को हिट किया, उसको इंजरी हुई, वो गिर गया, ठीक, और उसके हाथ में मान लो या उसके बैग में एक बॉम्ब था। उस बॉम्ब के जो वो गिरा, उसके हाथ से वो बॉम्ब छूटा, वो बॉम्ब फट गया, आसपास के बहुत सारे लोगों को इंजरी हो गई, कुछ मर भी गए। बगल में एक बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई, उस आग लगी बिल्डिंग में एक बच्चे की मौत हो गई। ये सब चीजें हुई। एक तरह से शुरुआत इसकी कहां से हुई? साइकिल वाले के उस आदमी को गिराने से। बट क्या उस आप साइकिल वाले को सारे इस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो? सोचो, गलत होगा ना? नहीं कर सकते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि इट इज टू रिमोट। इस वाले केस में देखो, ये सोच पाना भी कि ऐसा कुछ करने से ये हो जाएगा, फोर्सिएबल नहीं है, देख नहीं सकता कोई नॉर्मल आदमी, तो सोच ही नहीं सकता उस बारे में। ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं लायबिलिटी में। यानी कि यहां पे वो साइकिल वाला उसको गिराने के लिए तो लायबल है, लेकिन ये जो सारा डैमेज हुआ उसके लिए नहीं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आ रही है सर। देखो, इसी में अगर हम बात करें तो कैसे डिटरमाइन होगा, ये मैं केस लॉ से बताता हूं। कौन सा? हेन्स वर्सेस हार्वर्ड। हेन्स वर्सेस हार्वर्ड का केस अगर हम उठाएं तो क्या होता है, एक हॉर्स वैन खड़ी हुई है, ठीक है, हॉर्स वैन खड़ी हुई है, उसको नेग्लिजेंटली जो है डिफेंडेंट के सर्वेंट ने वहां छोड़ दिया है, भरी पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। वहां पे कुछ बच्चों ने हॉर्सेस पे पत्थर मारे, पत्थर के थ्रू हॉर्सेस बेकाबू हो गए। अब वो हॉर्सेस की एक वुमेन को इंजर करने जा रहे थे और उस दौरान एक पुलिसमैन ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और जिसमें उसको इंजरी हो गई, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि डिफेंडेंट के सर्वेंट या डिफेंडेंट को लायबल किया जाना चाहिए या नहीं? बताइए। जो ये लॉस हुआ या फिर जो ये इंजरी हुई, उसके पीछे का कॉज देखिए। सोचो, कोर्ट ने क्या कहा होगा? क्या कोर्ट ने ये कहा होगा कि हम ये देख नहीं पाए, ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ कमिट हो जाएगा, इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा? या फिर इट वॉज अप्रोक्सीमेट कॉज, दैट इज द लीविंग ऑफ द हॉर्स व्हेन नेग्लिजेंटली बाय द डिफेंडेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेट कॉज। सोचो कौन सा सही आंसर है? यस, द सेकेंड वन। यहां पे डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज हुई कि कोर्ट ने कहा कि सोच सकते थे आप शायद कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो बच्चे का हो सकता है नेचुरली उसको हिट करे ड्यू टू चाइल्डिश टेंडेंसीज और उसकी वजह से ये डैमेज हो जाए, इस वजह से आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉक्सिमेट कॉज और रिमोट कॉज में अंतर समझ में आया? ठीक है। So, no defendant can be made liable ad infinitum for all the consequences। मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे जो consequences arise हो किसी बंदे के एक्ट से, साइकिल वाला एग्जांपल ले लो, तो उसमें उस सबके लिए उनको लायबल किया जाए, ठीक है। So, remoteness and proximate damage। So, proximity of immediately connected consequences is to be seen। देखो, समझ में आ रहा है? वही मैंने कार्य किया उसके थ्रू जो इमीडिएट प्रॉक्सिमेट रिजल्ट्स होंगे, अगर उनसे वो डैमेज क्रिएट हो रहा है मेरे एक्ट से, सो आई विल बी लायबल, ठीक है। हेन्स वर्सेस हार्वर्ड केस देखा। अच्छा, नोवस एक्टस इंटरवीन्स। देखो, इसको समझो, ये एक मैक्सिम है, इसका मतलब है न्यू इंटरवीनिंग एक्ट। अब देखो, मैंने हेन्स वर्सेस हार्वर्ड का जब तुम्हें केस समझाया, तो जब डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस करने की कोशिश करी होगी ना, जब उस पे
तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा था कि यहां पे जो बच्चों ने पत्थर फेंके, इट वॉज अ नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, इट वॉज अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट, एंड दिस थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स, दिस न्यू इंटरवीनिंग एक्ट इज द प्रॉक्सिमेट कॉज, सो आई विल नॉट बी लायबल। ऐसे करके उसने डिफेंस दिया। समझ में आ रही है? सो न्यूवस एक्टस इंटरवीनियंस क्या है और इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, वो समझ में आ गया। अच्छा, अब फिर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, यहां पे इसको हम नहीं मानेंगे और डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब हम बात करें किसी की लायबिलिटी को पता करने की, तो यहां पे कुछ टेस्ट कोर्ट अपनाती है, या कोर्ट एक तरह से टेस्ट तो नाम हम लोग अपने उसके लिए दे देते हैं, लेकिन हाँ बात समझने की कोशिश करो, कोर्ट जो है एक प्रोसीजर अपनाती है लायबिलिटी डिफेंडेंट को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहली जो बात उठी, कोर्ट ने कहा कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, यानी कि एक रीजनेबल मैन किसी कार्य के होने से जो जो फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो देख सकता हो और फिर वो कार्य कमिट हुआ हो, तो वो उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा। बात समझ में आ रही है? टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, देखो, द कुड हैव बीन फोरसीन, द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच कुड हैव बीन फोरसीन बाय अ रीजनेबल मैन। ठीक है, यहां पे जो केस आएगा वो आएगा रिग्बी वर्सेस हैबिट का। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि लायबिलिटी विल अराइज ओनली फॉर फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। क्या है? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस शब्द से क्या समझ में आता है कि देखो, डायरेक्टली जो मेरा एक्ट है उसके थ्रू जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वेदर आई कुड हैव फोरसीन इट और नॉट, उसके लिए मैं लायबल होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल रे पॉलीमर्स एंड फर्नेस विल्डी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस केस के अंदर ये बात की डॉक्ट्रिन तरह से स्टैब्लिश हुई थी, या फिर इस बात को पुष्टि की गई थी, मतलब एक तरह से लैंडमार्क, या फिर आप कहते हैं ना जिसमें सबसे पहली बार बात करी गई, वो ये केस था। तो इसमें कहा गया कि लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वेदर कुड हैव फोरसीन देम और नॉट, रिक्वायरमेंट इज ओनली अ रॉन्गफुल एक्ट। समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं रेलवे हूं, मेरे सर्वेंट्स ने रेलवे के बगल में कुछ ड्राई ग्रास रख दी नेग्लिजेंटली, और रेलवे के इस पार्क से उसमें आग लग गई, फिर हवा से एक कॉटेज बर्न हो गया थोड़ी डिस्टेंस पे, तो अब मेरे को बताओ, क्या नेग्लिजेंस जो सर्वेंट की थी उससे उन्होंने ये सोचा था कि वो कॉटेज या वो जो दूर पे हट रखा है वो बर्न हो जाएगा, उसमें डैमेज हो जाएगा? ऐसा क्या फोर्सिएबल था? नहीं भी था ना। तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ या टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कहता है कि यहां पे जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस आगे होंगे वो मेरे एक्ट की वजह से, वो जो कुछ भी हो, वेदर इट कुड हैव बीन फोरसीन और नॉट, आप उसके लिए लायबल होंगे। और ये जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई ये थी स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन की। अच्छा, मेरे को बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ठीक है या डायरेक्टनेस? जस्टिस के लिए कौन सा ठीक है? फील आ रहा है ना, रीजनेबल फोरसाइट वाला ठीक है कंपैरेटिवली? हाँ, तो जो ठीक फील आ रहा है ना वही ठीक है, कि कोर्ट ने भी आगे पहले तो बोला कि डायरेक्टनेस का जो टेस्ट है वो ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन जैसे जैसे लॉ इवॉल्व हुआ वैसे वैसे कोर्ट को समझ में आया कि दिस इज नॉट अ गुड लॉ, और कोर्ट ने इसको धीरे धीरे ठुकराना या फिर कम अपनाना शुरू कर दिया। और द वेगन माउंट केस, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के बारे में बताने के लिए आ गया सामने। क्या हुआ इस केस में? देखो इस केस के अंदर हमारे एक वेगन माउंट जो है एक शिप थी,
ऑयल इसमें था, ठीक है। और यहां पे अच्छा सबसे पहला होमवर्क समझो। यहां का वैगन माउंट केस का जो ओरिजिनल नाम है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमको यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगा दो पार्टीज को लेके। देखो, एक डॉकयार्ड जहां पे शिप्स खड़ी होती हैं वहां पे मान लीजिए प्लेंटिफ है, और जो वैगन माउंट शिप है उसमें से ऑयल स्पिल हो गया बहुत सारा, ठीक है। अब 60 घंटे बाद उस डॉक से एक मेल्टिंग मेटल, बिकॉज सम वेल्डिंग वर्क वाज गोइंग ऑन दैट ऑन अनदर शिप देयर, तो उसकी वजह से आग लगती है और यहाँ पे आपको सारा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको बहुत सारा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है, पहले ये कहते हैं कि भाई जो कुछ डैमेज हुआ वो सारा आपने नेग्लिजेंटली ऑयल स्पिल हो गया आपसे, उसकी वजह से हुआ। कोर्ट ने पहले इसको सपोर्ट कर दिया और डिफेंडेंट को लायबल ठहरा दिया, बट द प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नहीं जी, यहां पे जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की वजह से आप इसको लायबल ठहरा रहे हैं ये गलत है, और यहां पे ये फोर्सिबल नहीं था, वील अप्लाई द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, और वी विल नॉट लेट द डिफेंडेंट बी लायबल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये चीज? तो अगर वैगन माउंट टेस्ट क्लियर है तो उसका नाम मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता ही रहे हो। रिमोटनेस ऑफ डैमेज के अंदर और कुछ नहीं बचा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो ना दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ मजे करो।